द शॉक। अच्छा, ये एक बहुत ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली करेंगे। अब शॉक में होता क्या है कि किसी भी वजह से अगर डिक्रीज्ड सेलुलर ऑक्सीजनेशन हो जाए तो उसे हम शॉक कहते हैं। अब ये हो सकती है ड्यू टू रिडक्शन इन द कार्डियक आउटपुट, या फिर इट कैन बी ड्यू टू रिडक्शन इन द अफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, कि जिस ब्लड वॉल्यूम ने जो अफेक्टिव हो और ऑक्सीजनेशन पहुंचाए सेल्स की तरफ, अगर वो कम हो जाए किसी वजह से तो फिर। अब शॉक की आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, बारी बारी हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास हाइपो वॉल्यूमिक शॉक। देखिए, अगर किसी भी वजह से आपका ब्लड लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल हेमरेज हो गया, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गया, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा ना। तो बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया जी, वॉमिटिंग से हो गया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई है उसकी वजह से हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बर्न हो गया, बर्न एक्सटेंसिव बर्न है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम जो है इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हाइपोवोलेमिक शॉक जो है, इसमें होगा क्या? देखें, जब ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो फिर कार्डियक आउटपुट कम होगा ऑब्वियसली। अब कार्डियक आउटपुट कम होगा लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है तो आपकी जितने भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा कि शायद इससे रिस्टोर हो जाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिस्टोर रहे। ठीक है, तो इसलिए टीपीआर इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कार्डियक आउटपुट कम है। कार्डियक आउटपुट कम भी इसलिए क्योंकि वीनस रिटर्न कम है। ठीक है, और वीनस रिटर्न जो है इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली जो है ये होता है मार्कर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायस्टली के बाद कितना वॉल्यूम रहता है हार्ट के अंदर, ओवरऑल भी वॉल्यूम कम है तो हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा। तो ये हो गया आपका जी हाइपोवॉलीमिक शॉक। एक और चीज़ वो पूछ लेते हैं अक्सर कि ये जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज़ क्यों होता है, इसके रीज़न पूछ लेते हैं। तो इसके रीज़न आपको पता होनी चाहिए। इसकी रीज़न होती है ड्यू टू कैटिकोलामीन रिलीज, कैटिकोलामीन रिलीज, या फिर एंजियोटेंसिन 2 एंड एडीएच रिलीज, ताकि आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो वापस रिस्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये कॉज होती है टीपीआर इंक्रीज होने की। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस जो और पूछे जाते हैं ना हाइपोवोलेमिक शॉक के हवाले से, वो ये है कि हाइपोवोलेमिक शॉक का एक बहुत मेजर फीचर होता है कि उसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली हार्ट रेट तो रैपिड हो जाएगा ना। ठीक है, इसके अलावा एक जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है ना हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में, उसे कॉज में बर्न जो है ये 2-3 दफ़ा पूछा गया है कि इस केस में किस केस में हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, और ऑप्शन से बर्न दिया होता है तो अपने बर्न चूज़ करना होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अब चलते हैं दूसरी तरह के शॉक की तरफ।
दूसरा है आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिकली आपका पंप फेलियर है, आपका हार्ट फेलियर है, हार्ट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इस केस में कोई भी ऐसा मसला जो हार्ट के साथ होगा, फॉर एग्जांपल एमआई हो सकता है, ठीक है, कोई एरिथमिया हो सकता है, इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेड हो सकती है जिसमें हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर रहा, ठीक है। तो हार्ट का कोई भी इशू होगा तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा। अब हार्ट का इशू है तो हार्ट पंप नहीं पूरा कर सक रहा, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और पंप नहीं कर सक रहा तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो अंदर रह जाएगा ना, बाहर नहीं जाएगा, तो वो ज़्यादा होगा। ये तो दो चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो गई। तीसरी चीज़, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें भी इंक्रीज़ होगा, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसमें भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। बॉडी का तो यही रिस्पॉन्स होता है ना इसमें, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें भी आपने याद रख लेनी है। अच्छा, एक दो बातें और हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक में आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि कार्डियोजेनिक शॉक जो है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, ये आपने याद रखना है। इससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो इसका ट्रीटमेंट कार्डियोजेनिक शॉक का ये होता है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है। एक दो बातें और आपने इसके अच्छे तरीके से कॉजेज़ देख लिए कि हार्ट से रिलेटेड है। तो अगर फ्लूइड लॉस होता है तो कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं ना होगा, फ्लूइड लॉस में हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। हेमरेज होता है तो कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं ना होगा, उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा जहन में ओरिएंट कर लें चीज़ों को। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे किस्म के शॉक की तरफ, जो है हमारे पास सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक का दूसरा नाम होता है जी सेप्सिस, कह लें आप, ठीक है, इधर से याद रख लें कि इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा कॉमनली चीज़ है ना जो करवा रही है, वो है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होती हैं, उनकी वजह से सेप्टिक शॉक सेट इन होता है। होता क्या है कि या तो एंडोटॉक्सिन आती है, एंडोटॉक्सिन, या फिर जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल का लाइपोपोलीसेकेराइड होता है, ठीक है, वो आता है। अब होता क्या है कि इसकी वजह से एक साइटोकाइंस का कैस्केड आता है जिसके अंदर आपके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8, ये चार मेन साइटोकाइंस हैं जिन्होंने आगे काम करवाना होता है। इन्होंने एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट को और काइनेन सिस्टम को, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट से आपके वही C3A, C5A, वो सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, और काइनेन सिस्टम से ब्रेडिकाइनेन बनती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है। जब पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है तो सारे का सारा ब्लड जो है वो पूल कर जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो हार्ट के पास पंप करने के लिए कोई चीज़ रहती ही नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इसकी वजह से जब एक ऐसी आती है पोजीशन के हाइपोवोलीमिया लग रहा होता है, और साथ ही साथ जो है वो डिक्रीज्ड परफ्यूजन होती है सेल्स की। खैर, डिक्रीज परफ्यूजन तो हर तरह के शॉक में होती है, डिक्रीज सेलुलर परफ्यूजन हर तरह के शॉक में होती है, ये तो आपने ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका सेप्टिक शॉक। एक दो बातें जो पूछी जाती हैं MCQs में वो क्या हैं कि एक तो इसका एंडोटॉक्सिन बहुत पूछा जाता है।
एक ये पूछा जाता है कि सेप्टिक शॉक में होती है जी आपकी वेजोडाइलेशन, दो चीज़ें पूछी गई ये। तीसरी चीज़ पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। चौथी चीज़ पूछी जाती है कि ज़्यादा कॉमनली कौन से इन्फेक्शन से होता है, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन से। ऑल दो ये बाकी इन्फेक्शन से भी हो सकता है सेप्टिक शॉक, जैसे फंगल इन्फेक्शन भी आ जाती है आपकी, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया भी आ सकता है, इवन सुपर एंटीजेंस भी आ सकती है, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कॉमनली ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत हाईलाइट करके लिखा है। इसके अलावा एक आध बात जो पूछी गई है वो ये भी पूछी गई है कि सेप्टिक शॉक जो है उसको डिस्टिंग्विश क्या चीज़ करती है फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि इसमें भी आपको हाइपोवोलीमिया जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। तो डिस्टिंग्विश करेगी सेप्टिक शॉक के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फीवर होगा। एक और चीज़ पूछी जाती है कि सेप्सिस को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सेप्सिस को आप डायग्नोज करते हैं हमेशा विद बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट सेप्टिक शॉक। अब हम चलते हैं अगले तरह की शॉक की तरफ, जो कि है आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक में बेसिकली जनरलाइज्ड वेजोडाइलेशन होती है। जनरलाइज्ड वेजोडाइलेशन, ठीक है। और ये होती है जी ड्यू टू CNS इंजरी, बहुत कॉमन है न्यूरोजेनिक शॉक का रीज़न, ठीक है। CNS इंजरी एक दो दफ़ा पूछा भी गया है कि न्यूरोजेनिक शॉक का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है। और दूसरी चीज़ आ सकती है जी सिवियर ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा। और आखिरी किस्म का शॉक है वो है आपके पास एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक में वही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और अल्टीमेटली आपकी वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था शॉक का। यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, सिनेरियो आता है उसको आपने पिक करना होता है, और पिक भी आपने इन्हीं बेसिस पे करना होता है जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। एक आध चीज़ जो मैं आपको और याद करवा सकता हूँ इस लेक्चर में, वो एक ये है कि सेप्टिक शॉक के अंदर बेसिकली जो अगर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पूछते हैं ना सेप्टिक शॉक का, कि पुअर प्रोग्नोसिस किससे होती है सेप्टिक शॉक की, तो वो है विद